आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसके बारे में हमने कल भी, ये रासायनिक अभिक्रियाओं वाले चैप्टर में ही है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरीके की होती है, तो हमने 4 रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़ ली थी। योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद यही रह गया था कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और एक रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब देखिए इसमें क्या है कि आप जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी घटेगी। तो और इधर से इधर आएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। बढ़ेगी ऐसे लिखते हैं और घटेगी को ऐसे कर देते हैं डिनोट। अब देखिए घटेगी बढ़ेगी क्या मतलब कि जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और सोडियम जो है कि कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम से, मतलब कि सबसे कम रिएक्टिव कॉपर होगा और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, पोटेशियम होगा। तो रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये जल्दी से रिएक्शन कर जाएगा। सपोज दैट कि कोई सोल्यूशन है, जैसे CuSO4 है। अब इसमें हम अगर पोटेशियम डाल दिए के, तो ये क्या होगा कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्टिव क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2SO4 हो जाएगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर यही है कैल्शियम यहाँ रखेंगे तो देखिए कॉपर सबसे पीछे है, तो कैल्शियम भी रिप्लेस करके CaSO4 बना लेगा। जिंक भी रखेंगे वो भी रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन भी रखेंगे तो भी वो H2SO4 बना लेगा। लेकिन अगर हम K2SO4 है और इसमें कोई भी रखेंगे, मान लीजिए हम जिंक रखते हैं, तो ये क्या होगा, ये इसी तरह से रह जाएगा, क्योंकि जिंक K को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, और जिंक ये क्या करेगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसको रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो उसमें सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं। कई तरीके से लिखते हैं, लेकिन जो सबसे इसमें लिखने के लिए आपको प्रचलित है वो ये है कि ऐसी अभिक्रिया, अपचयन इसको बोलते हैं उपचयन, चयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया बोलते हैं इसको। अब देखिए इसमें लिखते क्या है, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले तो यह उपचयन अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होगी। अब देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे दे चुके हैं। देखिए कार्बन है, यह कोई पदार्थ है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखिए ये, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, यानी कि अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए हाइड्रोजन बाहर निकले, दो तरीके से समझ सकते हैं कि इधर वाला जो पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन जुड़े, या इधर वाले पदार्थ से जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे हाइड्रोजन बाहर निकले।
तो देखिए पहला एग्जाम्पल जो है कार्बन प्लस O2, तो देखिए ये रिएक्ट होकर CO2 बना। तो देखिए क्या हुआ कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, देखिए CO2 बन गया। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण या अपचयन, एक ही अभिक्रिया है। अब देखिए H2S है, यहाँ पे Br2 है। अब यहाँ पे बना क्या हमारा 2HBr, यानी इसमें आके जुड़ गया, इससे हाइड्रोजन क्या हुआ कि इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया S से, यानी सल्फर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। अब उसी तरह से क्या है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो अपचयन अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन जो है कि बाहर निकले और हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये अपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होगा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर यही होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था या उपचयन अभिक्रिया में यही होता था कि ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन बाहर निकलता था। लेकिन अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया में यही होगा कि ऑक्सीजन क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा या हाइड्रोजन H2 जुड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए कॉपर है, Cu2O है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन ये बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया इससे, तो इसका क्या हुआ, इसका अपचयन हो गया। अब देखिए यहाँ ZnO है, तो देखिए यहाँ से O बाहर निकल गया, तो यानी क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए इसके साथ अपचयन हुआ है, ध्यान दीजिए, इसके साथ क्या हुआ है, अपचयन। और वहीं इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ उपचयन। यानी एक ही अभिक्रिया में जब अपचयन और उपचयन दोनों हो जाए तो हम उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। बस इतना ही आपको जानना था। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है ये हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दे रहे हैं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो तो हम उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ZnO प्लस कार्बन है। अब देखिए ये क्या हो गया, Zn, यानी कि देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीकरण। ठीक है, और देखिए ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या हुआ है कि ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ पे CO गैस बन गया है, तो इसका क्या हो गया है, अपचयन। तो ये पूरी अभिक्रिया क्या है, ये पूरी अभिक्रिया हम क्या बोलेंगे, ये कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब हम जनरल लाइफ में इसका अपचयन और उपचयन का क्या जैसे कि देखते कैसे हैं। तो देखिए जैसे कि हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम बाहर का ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेते हैं और अंदर का जो CO2 है उसको बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होती है। अब हम आते हैं कि देखिए किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन को समझ लीजिए जलाएं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, या कागज़ को ही जलाएंगे तो कागज़ को जलाएंगे तो क्या होगा, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे भी अपचयन
जो उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से और भी बहुत सारा है। तो जितना भी जीवन में मतलब कि हमारे जनरल लाइफ में है वो सब भी अपचयन उपचयन अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये क्या करना है, ये आज चैप्टर फिनिश हो गया है पूरा रासायनिक अभिक्रियाएं। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पे समरी के तौर पे क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या पढ़ा, भौतिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के उपयोग देख लिए और उसका एग्जाम्पल भी देख लिए। रासायनिक अभिक्रियाएं 5-6 तरीके की होती हैं, सब हमने पढ़ लिया। योगात्मक, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन, अभिघटन अभिक्रिया और अवघटन अभिक्रिया में कौन कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब कि किस किस तरह का होता है, तो वो भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम ये क्या रिडॉक्स रिएक्शन यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया भी पढ़ लिया और इसमें क्या एग्जाम्पल भी हम जान गए कि कागज़ को जलाना या फिर सांस लेना, इस तरह की अभिक्रियाएं क्या हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया है। या फिर कई सारा केमिकल रिएक्शन भी होता है तो उसमें भी अपचयन या उपचयन अभिक्रिया होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे जो है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस समय पढ़ सकें, क्योंकि ये सब अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में जाके बहुत दिक्कत होगा। धन्यवाद।